नमस्कार। आज की गणित शिक्षण में मैं रश्मि परमार, प्रवक्ता गणित, विद्यालय शिक्षा उत्तराखंड आपका स्वागत करती हूँ। इस सत्र में हम कक्षा 11 विषय गणित के छठे अध्याय क्रमचय और संचय के भाग 1 पर चर्चा करेंगे। हमारे चर्चा के बिंदु इस प्रकार हैं। क्रमचय और संचय की भूमिका हमारे जीवन में क्या है? गणना का आधारभूत सिद्धांत क्या है? क्रमचय जब सभी वस्तुएं भिन्न भिन्न प्रकार की हैं। क्रम गुणित संकेतन किस प्रकार का होता है? क्रमचय जब सभी वस्तुएं भिन्न भिन्न नहीं है, यानी कि सभी वस्तुएं समान हैं। और इस सत्र पर आधारित अभ्यास प्रश्न को हम हल करने का प्रयास करेंगे। तो आते हैं हम क्रमचय एवं संचय की भूमिका पर। इस अध्याय में हम कुछ ऐसी मौलिक गणन तकनीक सीखेंगे जिनमें हम दिए गए अंकों के क्रम को सूचीबद्ध किए बिना ही विशिष्ट अंकों को निश्चित क्रम में व्यवस्थित किए जाने वाले कुल अंकों के अनुक्रम को ज्ञात कर सकेंगे। वस्तुतः ये तकनीक वस्तुओं के चयन तथा उनको क्रमबद्ध करने के भिन्न भिन्न तरीकों की संख्या निर्धारित करने में उपयोगी होती है। उदाहरण के लिए हम मान लेते हैं कि हमारे पास साइकिल का एक लॉक है जिसमें कि हमने कोड का प्रयोग किया हुआ है। हमारे पास कोड लगाने के लिए 0 से लेकर 9 तक के अंक है और जो हमारा कोड है वह 4 अंकों का है। अब अज्ञानतावश कहिए या किसी अन्य कारण से हम उस कोड को भूल चुके हैं और केवल हमें यह याद है कि उस कोड का प्रथम अंक 7 है। अब प्रथम अंक 7 है और शेष जो 3 अंक है हम उनको भूल गए हैं। उनको व्यवस्थित करके अपने कोड को ज्ञात करने के लिए हम शेष सभी अंकों को यानी कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 और 9 का प्रयोग करके उनको व्यवस्थित करने का प्रयास करेंगे, जो कि एक बहुत ही हमारे लिए समय लेता हुआ एक प्रकरण होगा। इसको अगर हम ज्ञात करना चाहें कि हम कितने तरीकों से इस कोड को ज्ञात कर सकते हैं, तो उसके लिए हम एक क्रमचय का उपयोग करेंगे जिससे कि हम अपने कोड को आसानी से सूचीबद्ध करते हुए उसकी अभिष्ट संख्या को ज्ञात कर सकेंगे कि कितनी तरह से हम इस कोड को खोलने का प्रयास कर सकते हैं। तो गणना का आधारभूत सिद्धांत पर हम आएंगे। यदि एक घटना m भिन्न तरीकों से घटित हो सकती है, तदुपरांत एक अन्य घटना n भिन्न तरीकों से घटित हो सकती है, तो दिए हुए क्रम में दोनों घटनाओं के भिन्न तरीकों के घटित होने की कुल भिन्न संख्या m गुणा n होगी। कहने का अर्थ है कि हमारे पास एक घटना जो है वो m अलग अलग तरीकों से हो सकती है। माना कि 4 अलग अलग तरीकों से हो सकती है। इसी के बाद एक दूसरी घटना है जो 3 अलग तरीकों से हो सकती है। तो यानी दोनों घटनाओं का एक के बाद दूसरे घटित होने की जो संख्या होगी वो हो जाएगी 4 गुणा 3। 4 गुणा 3 कहने का अर्थ है ये बराबर हो जाएगी 12। यानी वह घटना कुल 12 तरीकों से घटित हो सकती है। चलिए अब आते हैं एक उदाहरण में कि हमारे पास 3 प्रकार की अलग अलग पेंटें हैं जिसे कि हमने P1, P2 और P3 के माध्यम से प्रदर्शित कर रखा है। हमारे पास 3 प्रकार की पेंटें P1, P2 और P3 हैं और इन्हीं के साथ पहनने के लिए हमारे पास 2 प्रकार की शर्ट हैं जिसको कि हमने S1 और S2 के द्वारा प्रदर्शित कर रखा है। तो 3 पैंट और 2 कमीजों को हम कुल कितने तरीकों से पहन सकते हैं यह हम यहाँ पर ज्ञात करेंगे। हमारे पास है 3 पैंटें
P1, P2 और P3। माना हमने P1 पैंट के साथ पहली शर्ट S1 को पहना है। ऐसा पहनने से हमारे पास जो क्रम प्राप्त होता है वो होता है P1 S1। इसी तरह से हमने इसी पैंट P1 को S2 शर्ट के साथ, दूसरी शर्ट के साथ पहना है, तो हमारे पास जो दूसरा तरीका है वो है P1 S। इसके बाद अब अगर हम दूसरी पैंट का उपयोग करते हैं, उसके साथ अगर हम पहली शर्ट को पहनते हैं, तो दूसरी पैंट के साथ पहली शर्ट को पहनते हैं, तो हमारे पास जो तरीका है वो है P2 S1। अब इस दूसरी शर्ट पैंट के साथ ही यदि हम दूसरी वाली शर्ट को पहनते हैं, तो हमारे पास उसको पहनने का तरीका है P2 S2। अब ले लेते हैं हम तीसरी पैंट। तीसरी पैंट में अगर हम पहली शर्ट को पहनते हैं, तो जो हमारे पास पहनने का तरीका है वह है P3 S1, जो कि यह है। और इसी पैंट P3 के साथ अगर हम दूसरी शर्ट को पहनते हैं, तो हमारे पास पहनने का जो तरीका आएगा वो आएगा P3 S2। तो इस तरह से देखा जाए तीन पैंट और दो शर्ट के साथ हमारे पास कुल 6 तरीके होते हैं, जिससे कि हम इनको पहनकर क्रम से लगाकर पहन सकते हैं। यानी 6 तरीके। 3 पैंट, प्रथम घटना जो कि 3 प्रकार से घटित हो रही है, और 2 शर्ट जो कि दूसरी घटना उसके पश्चात 2 प्रकार से हो रही है, तो कुल तरीके हमारे पास आ जाते हैं 6। यानी 6 प्रकार से हम इन पैंट और शर्ट को व्यवस्थित करके पहन सकते हैं। अब आते हैं क्रमचय है क्या। क्रमचय यानी कि परमुटेशन, जैसा कि शब्द बता रहा है, क्रमचय यानी क्रम से लगाना, व्यवस्थित करना। उदाहरण के लिए हमारे पास 3 वस्तु हैं, A, B और C। क्रमचय एक निश्चित क्रम में बना विन्यास है, जिसको दी हुई वस्तुओं में से एक समय में कुछ या सभी को लेकर बनाया गया है। अब हमारे पास यहाँ पे 3 वस्तु हैं, A, B, C। हमने इन्हें 3 वस्तुओं को 3 प्रकार से व्यवस्थित करना है। तो यहाँ पर हमने कहा कि क्रमचय में क्रम महत्वपूर्ण होता है। तो पहला क्रम हमने ले लिया कि पहले हमने लिया A, फिर लिया B और लिया फिर C। यानी 3 वस्तु को जो क्रम में लगाने का तरीका हो गया वह हो गया A, B और C। इसके बाद जो हमारा दूसरा तरीका है, इसमें हमने B को पहले ले लिया, उसके पश्चात हमने A लिया और अंत में हमने C लिया। तो यह क्रम से लगाने का दूसरा तरीका हो गया B, A और C। इसके बाद अब हमारे पास है तीसरा तरीका, जिसमें अब हम C को ले रहे हैं पहले, उसके बाद हमने लिया A और उसके बाद लिया हमने B। यानी कि यह C, A, B हमारा तीसरा तरीका हो गया। इसके बाद अगर हम लेते हैं A और उसके पश्चात लेते हैं हम C, तो A के बाद हमने C और उसके बाद हमने B को क्रम से व्यवस्थित किया। तो ये हमारे पास एक और तरीका हो गया इनको क्रम से व्यवस्थित करने का। इसी तरह से अब हमारे पास तरीका है जिसमें हमने B को पहले लिया है, फिर C लिया है, फिर A लिया है। तो यह हमारा तरीका हो गया क्रम से व्यवस्थित करने का B, C और A। और अंत में हमारे पास हमने पहले C लिया है, फिर हमने B को लिया है और उसके पश्चात हमने A को लिया है। तो इस तरह से हमने क्रम से व्यवस्थित किया। तो ये आ गया C, B और A। कुल मिलाकर जो हमारे पास इन 3 वस्तुओं को व्यवस्थित करने का जो तरीका है वह है 6। अब कैसे आया? हमारे पास 3 स्थान थे भरने के लिए और वस्तु थी 3 वस्तुओं को हमने 3 जगह पर व्यवस्थित करके रखना था। तो 3 वस्तुओं में से हमने जो पहला स्थान भरा वह भरने का तरीका था 3।
अब 3 में से हमारा एक यहाँ पे अंक भरा जा चुका है, एक वस्तु भरी जा चुकी है, तो अब हमारे पास शेष रह जाती हैं 2 वस्तुएं। तो दूसरे स्थान पर हमारे पास तरीके कुल हैं 2। अब यहाँ पर भी एक वस्तु का इस्तेमाल हो चुका है, यानी 3 में से 2 वस्तुएं हम यूज कर चुके हैं, तो अब हमारे पास केवल एक ही वस्तु बचती है, जिसको व्यवस्थित करने का तरीका है 1। यानी कुल तरीका हो गया 3 गुणा 2 गुणा 1, जो कि बराबर है 6। उसी को हमने जब इस तरह से व्यवस्थित करने का प्रयास किया था, तो वह भी कुल आया था हमारे पास 6। तो यह है क्रमचय, जहां पर हम वस्तुओं को क्रम से लगाते हैं और कुल क्रम से लगाए गए तरीकों को हम ज्ञात करते हैं। अब हमारे पास है क्रमचय जब सभी वस्तुएं भिन्न भिन्न हैं। इसमें हमारे पास पहली प्रमेय, n विभिन्न वस्तुओं में से एक समय में r वस्तुओं को लेकर बनाए गए क्रमचयों की संख्या को प्रतीक NPR से निरूपित करते हैं, जहां r का मान 0 से n तक है तथा किसी भी क्रमचय में वस्तुओं की पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है, यानी कि जो वस्तु है दोबारा रिपीट नहीं होनी चाहिए, दोबारा नहीं आनी चाहिए। तो इसको ज्ञात करने का तरीका है NPR बराबर n-1 n-2 से लेकर n-r+1 तक। जैसे अभी हमने पिछले उदाहरण में देखा कि हमने A, B, C 3 वस्तुओं को 3 प्रकार से व्यवस्थित किया था, तो 3 वस्तुओं को हमारे पास व्यवस्थित करने के तरीके हैं 3। अगर हम इस सूत्र का प्रयोग करते हैं NPR का, तो पहला स्थान हो गया 3, दूसरा स्थान हो गया उससे 1 कम, और फिर क्योंकि 3 ही वस्तुएं थी तो तीसरा स्थान हो गया हमारे पास उससे 1 कम, यानी कि 1। अगर हमारे पास 5 वस्तुएं हैं और इन 5 वस्तुओं को हमने कुल 4 तरीके से व्यवस्थित करना है, जहां पे r का जो मान है वह 5 से 1 कम है, तो 4 तरीके से व्यवस्थित करने का तरीका हो जाएगा। पहला तरीका हो गया 5, फिर उससे 1 कम हो गया 4, कुल तरीके हैं 4। तो अभी हमने दूसरे स्थान पे व्यवस्थित किया है। फिर तीसरे स्थान पे व्यवस्थित करने का तरीका हो जाएगा 3 से कम, और फिर चौथे स्थान को व्यवस्थित करने का हो जाएगा तरीका उससे 1 कम, यानी कि 2, यानी 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2। तो ये है NPR का सूत्र, जिसको कि हम किसी वस्तुओं को क्रम से व्यवस्थित करने के लिए ज्ञात करेंगे। अब इसके पश्चात आते हैं हम क्रम गुणित संकेतन, यानी कि फैक्टोरियल नोटेशन किसे कहते हैं। संकेतन n फैक्टोरियल यानी क्रम गुणित n प्रथम n प्राकृत संख्याओं के गुणनफल को व्यक्त करता है, अर्थात 1 गुणा 2 गुणा 3 से लेकर n-1 से लेकर n तक को क्रम गुणित n द्वारा निरूपित किया जाता है। हम इस प्रतीक को n क्रम गुणित यानी फैक्टोरियल n भी कह सकते हैं। इस प्रकार जो फैक्टोरियल n यानी क्रम गुणित n है, उसका मान है 1 गुणा 2 गुणा 3 से लेकर n तक। अब जैसे कि माना हमारे पास है फैक्टोरियल 4, क्रम गुणित n यानी कि हम इसे फैक्टोरियल n भी कह सकते हैं। तो फैक्टोरियल 4, तो फैक्टोरियल 4 का मतलब हो जाएगा 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4, यानी फैक्टोरियल 4 का मतलब है 1 से लेकर 4 तक का गुणनफल। अगर है हमारे पास फैक्टोरियल 3, तो हम इसे लिख सकते हैं 1 गुणा 2 गुणा 3, या हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 3 गुणा 2 गुणा 1। अगर हम बात कर रहे हैं फैक्टोरियल 12 की, तो फैक्टोरियल 12 का मतलब है 1 से लेकर 12 तक का गुणनफल, जिसे कि हम ऐसा भी लिख सकते हैं 12 गुणा 11 गुणा 10, और इस तरह से गुणनफल आएगा 2 गुणा 1 तक। तो यह है फैक्टोरियल n
को ज्ञात करने का तरीका। इसमें एक चीज और आपको याद रखनी पड़ेगी कि जो फैक्टोरियल 0 होता है उसका मान होता है 1, और अगर ऋणात्मक फैक्टोरियल में आता है तो उसका भी मान आप क्या लेते हैं, 1 के बराबर लेते हैं। एनपीआर के लिए सूत्र की व्युत्पत्ति करेंगे जहां एनपीआर इक्वल टू फैक्टोरियल एन अपॉन एन माइनस आर, और आर का मान 0 से n तक है। हम जैसा कि जानते हैं कि जो एनपीआर इसकी वैल्यू है n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2, और इस तरह से ये वैल्यू है n माइनस आर प्लस 1 तक। अब यहां पर हम अंश और हर को, अंश एवं हर को n माइनस आर, n माइनस आर माइनस 1, n माइनस आर माइनस 2 से लेकर 3 गुणा 2 गुणा 1 से गुणा करेंगे, से हम इसको गुणा करेंगे। इसके राइट हैंड साइड को हम n माइनस आर माइनस 1, n माइनस आर माइनस 2 से लेकर 3 गुणा 2 गुणा 1 से गुणा एवं भाग करेंगे, तो ये हो जाएगा n पी आर बराबर n माइनस 1, n माइनस 2 अप टू n माइनस आर प्लस 1, n माइनस आर माइनस 1, और इस तरह से ये है 3 गुणा 2 गुणा 1 अपॉन n माइनस आर माइनस 1, n माइनस आर माइनस 2 अप टू 3 इंटू 2 इंटू 1। जैसा कि हम अंश में देख सकते हैं, यहाँ पर n गुणा n माइनस 1 गुणा n माइनस 2 से लेकर 3 गुणा 2 गुणा 1 तक है, तो यानी यह जो नोटेशन हो जाएगा वो हो जाएगा बराबर फैक्टोरियल n के, क्योंकि यहाँ पे फैक्टोरियल n जो है अधिकतम संख्या है। उसी तरह से हर में हम जैसा देखते हैं कि n माइनस आर अधिकतम संख्या है, उसके बाद क्रमबद्ध संख्या का गुणनफल हो रहा है 3 गुणा 1 2 गुणा 1 तक, तो यह इस प्रकार से n माइनस आर का फैक्टोरियल हो जाएगी, यानी एन पी आर बराबर होगा फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस आर का फैक्टोरियल। इसके बाद आते हैं दूसरी प्रमेय पर, जहां n विभिन्न वस्तुओं में से एक समय में r वस्तुओं को लेकर बने क्रमचयों की संख्या, जबकि वस्तुओं के पुनरावृत्ति की अनुमति है, n की पावर r होती है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि अब अगर हमारे पास 5 वस्तुएं हैं और उन 5 वस्तुओं को हमने 4 तरीकों से व्यवस्थित करना है, 5 वस्तुओं को 4 तरीकों से व्यवस्थित करना है, यानी हमारे पास कुल स्थान व्यवस्थित करने के हैं 4 और वस्तु हैं 5। अब क्योंकि वस्तुओं की पुनरावृत्ति की अनुमति है, यानी कि जो वस्तु है वो रिपीट हो सकती है, दोबारा आ सकती है, तो कुल हमारे पास है यहाँ पे 5 वस्तु। अब वस्तु पुनः आ सकती है, पुनरावृत्ति की अनुमति है, तो यहाँ पे हमारे पास जो शेष वस्तुएं बची रहेंगी 5 ही रहेंगी, तो दूसरे स्थान को भरने की तरीके भी हो जाएंगे 5, इसी तरह से तीसरे स्थान को भरने के तरीके भी हो जाएंगे 5, और इसी तरह से चौथे स्थान को भरने के भी तरीके हो जाएंगे 5, यानी 5 वस्तुओं को यदि हमें 4 स्थानों पर व्यवस्थित करना है तो इनको व्यवस्थित करने के तरीके हो जाएंगे 5 की घात 4, यानी कि 625। यानी n विभिन्न वस्तुओं में से एक समय में यदि हम r वस्तुओं को लेकर क्रमचयों की संख्या ज्ञात करना चाहते हैं जहां पर वस्तुओं की पुनरावृत्ति की अनुमति है, तो वो बराबर हो जाएगा n की पावर r, यानी n वस्तुएं और r उसको व्यवस्थित करने के तरीके। अब आते हैं क्रमचय जब सभी वस्तुएं भिन्न भिन्न नहीं है।
कहने का अर्थ है कि हमारे पास जो तीसरी प्रमेय है, n वस्तुओं के क्रमचयों की संख्या जहां p वस्तुएं समान प्रकार की हैं और शेष भिन्न प्रकार की हैं, तो उनको व्यवस्थित करने के तरीके हो जाएंगे फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल p। उदाहरण के लिए हमारे पास है शब्द रूट। रूट में जो कुल अंक है वो है 4, यानी कि n बराबर हो गया 4। अब इन चारों अंकों को हमने व्यवस्थित करना है, चारों अक्षरों को हमने व्यवस्थित करना है। तो यहां पर जैसा हम देख रहे हैं कि ओ 2 बार है, यानी p का जो मान है वो हो गया 2। रूट के सभी अक्षरों को व्यवस्थित करने के कुल तरीके हो जाएंगे हमारे पास फैक्टोरियल 4, जो कि रूट के अक्षरों की संख्या है, और अपॉन फैक्टोरियल 2, जहां पे ओ आपके पास 2 है। तो यह है क्रमचय जब सभी वस्तुएं आपकी भिन्न भिन्न नहीं है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं, हमारे पास है प्रमेय 4। यदि P1 वस्तुएं एक प्रकार की, P2 वस्तुएं दूसरी प्रकार की, P के इस तरह से P के वस्तुएं हमारे पास केवे प्रकार की हैं और शेष विभिन्न प्रकार की हैं, तो n वस्तुओं को क्रमचयों की संख्या बराबर होगी फैक्टोरियल n अपॉन P1 फैक्टोरियल P2 फैक्टोरियल अप टू P के फैक्टोरियल। कहने का अर्थ है कि हमारे पास है अक्षर इलाहाबाद। इसमें कुल अक्षरों की जो संख्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, कुल अक्षरों की संख्या है 9, जिसमें हमारे पास देखा जाए तो L 2 है, उसी तरह से A 1 2 3 और 4, A की जो संख्या है वो बराबर है 4। L बराबर है 2, L की संख्या है 2 और A बराबर है 4, और कुल संख्या है हमारे पास 9। तो इलाहाबाद शब्द के अक्षरों को जो व्यवस्थित करने के कुल तरीके हो जाएंगे इस सूत्र के अनुसार। यहाँ पे n वस्तुएं कौन हो गई, हमारे पास 11 वस्तुएं हो गई n, और इनके क्रमचयों की जो संख्या हमारे पास हो जाएगी, यहाँ पर n वस्तुओं के क्रमचयों की संख्या यानी कि n यहाँ पर हमारे पास हो गया बराबर 9, यानी 9 वस्तुओं को हमने व्यवस्थित करके रखना है, तो इनके कुल क्रमचयों की संख्या हो जाएगी फैक्टोरियल 9 अपॉन L यहाँ पर 2 है फैक्टोरियल 2 गुणा A यहाँ पर 4 है, तो हो जाएगा फैक्टोरियल 4। यानी इलाहाबाद शब्द के अक्षरों को व्यवस्थित करने का कुल तरीका हो जाएगा फैक्टोरियल 9 बटे फैक्टोरियल 2 गुणा फैक्टोरियल 4। यह है हमारा प्रमेय 4, जहां पर n वस्तुओं के क्रमचयों की संख्या फैक्टोरियल 11 अपॉन P1 इंटू P2 का फैक्टोरियल इंटू P3 का फैक्टोरियल अप टू Pk का फैक्टोरियल, जहां पर P1 वस्तुएं एक प्रकार की हैं, P2 वस्तुएं दूसरी प्रकार की हैं, इसी तरह से Pk वस्तुएं केवे प्रकार की हैं। अब आते हैं इस सत्र के अभ्यास प्रश्नों पर। पहला प्रश्न है, अंक 1 2 3 4 और 5 से कितनी 3 अंकीय संख्याएं बनाई जा सकती है। पहला प्रश्न है यदि अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति हो, और दूसरा प्रश्न है यदि अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं हो। तो हमारे पास दिए गए अंक हैं 1 2 3 4 और 5, तो जो टोटल अंक हमारे पास दिए गए हैं वह है 5। हमको 3 अंकीय संख्या बनानी है, यानी कि 3 स्थान भरने, इकाई, दहाई और सैकड़ा। पहला प्रश्न कहता है कि अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति हो, यानी कि जो अंक है आप रिपीट कर सकते हैं। टोटल अंक है हमारे पास 5। इन 5 अंकों को जो इकाई का स्थान है वो 5 तरीके से भरा जाएगा। क्योंकि पुनरावृत्ति की अनुमति है इसीलिए दहाई का
स्थान भी 5 तरीकों से भरा जाएगा और इसी प्रकार से सैकड़ा का स्थान भी 5 तरीकों से भरा जाएगा, जबकि अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति है, यानी कि 5 की घात 3। अब दूसरा प्रश्न कहता है कि अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं हो, तो यहाँ पर हमारे 3 स्थान भरे जाने हैं। टोटल अंक है हमारे पास 5। इकाई का स्थान भरने का तरीका होगा 5। क्योंकि एक अंक भरा जा चुका है तो अब शेष अंक रह गए 4, तो दहाई का स्थान भरा जाएगा 4 तरीकों से और उसी तरह से सैकड़ा का स्थान भरा जाएगा 3 तरीकों से। यानी जो अभिष्ट तरीका हो जाएगा वह हो जाएगा 3 गुणा 4 गुणा 5, जिसको कि हम कह सकते हैं 5p3, यानी फैक्टोरियल 5 अपॉन 5 माइनस 3 का फैक्टोरियल, जिसे आप बोल सकते हैं फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 2। फैक्टोरियल 5 को यदि हम ब्रेक करेंगे तो हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय फैक्टोरियल 2 अपॉन फैक्टोरियल 2। तो फैक्टोरियल 2 से फैक्टोरियल 2 कैंसिल, तो आपके पास जो तरीका कुल आएगा 5 गुणा 4 गुणा 3 तरीका, जबकि अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है। और जब अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति है, यानी कि n की पावर r, यानी 5 की घात 3 हो जाएगा। तो 5 अंकों से 3 अंकीय संख्या बनाने के लिए पहला भाग है, तो जब अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति हो तो इकाई का स्थान भरने की विधि होगी 5, दहाई का स्थान भरने की विधि होगी 5 और इसी तरह से सैकड़ा का स्थान भरने की विधि होगी 5। तो अभी संख्या जबकि अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति है तो हो जाएगा 5 की घात 3 बराबर 125। अब दूसरे भाग के लिए जब अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं हो तो हमारा हल होगा इकाई का स्थान भरने की विधि 5 बचे 4 अंक, तो दहाई का स्थान भरने की विधि होगी 4 और इसी तरह से सैकड़ा का स्थान भरने की विधि हो जाएगी 3। यानी जो भी संख्या हो जाएगी 5 गुणा 4 गुणा 3 बराबर हो गया 60, जिसे हम इस प्रकार भी कह सकते हैं 5p3, यानी फैक्टोरियल 5 अपॉन 5 माइनस 3 का फैक्टोरियल। यहाँ हम एनपीआर के सूत्र का उपयोग कर रहे हैं, तो ये हो गया फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 2। अगर हम फैक्टोरियल 5 को ब्रेक करना चाहें तो हम फैक्टोरियल 5 में से बाहर 5 निकालेंगे, बचेगा फैक्टोरियल 4 और उसको भी अगर हम बाहर निकालेंगे तो बचेगा फैक्टोरियल 3 और 3 को भी बाहर निकालेंगे तो बचेगा फैक्टोरियल 2 अपॉन फैक्टोरियल 2। फैक्टोरियल से फैक्टोरियल 2 कैंसिल, तो उसी तरह से हमारे पास 5 गुणा 4 गुणा 3 बचेगा, जो कि आएगा बराबर 60 के। अब आते हैं हम दूसरे प्रश्न में। यदि 1 बटे फैक्टोरियल 4 प्लस 1 बटे फैक्टोरियल 7 बराबर x बटे फैक्टोरियल 8 है, तो x का मान हमने यहाँ पे परिकलित करना है। अब जो दिया है हम उसको यहाँ पर इस प्रकार से लिखेंगे 1 बटे फैक्टोरियल 6 1 बटे फैक्टोरियल 7 बराबर x बटे फैक्टोरियल 8। जैसा कि हम देख रहे हैं फैक्टोरियल 7 जो है फैक्टोरियल 6 से बड़ा है और फैक्टोरियल 8 जो है वह फैक्टोरियल 7 से बड़ा है। तो यहाँ पर हम पहले 1 बटे फैक्टोरियल 6 लिखेंगे और फैक्टोरियल 7 में से 7 को बाहर निकालेंगे तो हमारे पास बचेगा फैक्टोरियल 6, उसको हम एज इट इज ऐसा ही लिख देंगे बराबर x बटे फैक्टोरियल 8 यहाँ पे लिखा है, तो फैक्टोरियल 8 में से 8 अगर हम बाहर निकालते हैं बचता है फैक्टोरियल 7, उसमें से भी अगर हम 7 को बाहर निकाल दें तो बचता है फैक्टोरियल 6। अब यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे, ये हो जाएगा 7 गुणा फैक्टोरियल 6, क्योंकि यहाँ पे फैक्टोरियल 6 है तो यहाँ बचेगा 7 प्लस 1 बराबर x बटे 8 गुणा 7 गुणा फैक्टोरियल 6। फैक्टोरियल 6 से फैक्टोरियल 6 कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल, तो यहाँ बचा हमारे पास 8 बराबर x बटे 8। तो जो x का मान हो जाएगा वो हो जाएगा 8 8 64। अब आते हैं हम तीसरे प्रश्न पर। यदि n-1 p3 रेशियो n p4 बराबर
1:9 है, तो n का यहाँ पे मान हमने परिकलित करना है। तो जो दिया गया है हम उसको यहाँ पे लिखेंगे, ये है n-1 P3 अनुपात n P4 = 1:9। np3 अगर हम सूत्र का उपयोग करें तो npr बराबर होता है फैक्टोरियल n/n-r का फैक्टोरियल। इस सूत्र का हम यहाँ पे उपयोग करेंगे तो n-1 का फैक्टोरियल हो गया यहाँ पर अपॉन n-1 - 3 का फैक्टोरियल अनुपात n का फैक्टोरियल बटे n-4 का फैक्टोरियल बराबर 1/9। n-1 का फैक्टोरियल बटे n-4 का फैक्टोरियल अनुपात n का फैक्टोरियल n-4 का फैक्टोरियल बराबर 1/9। या हम इसे लिख सकते हैं n-1 का फैक्टोरियल n-4 का फैक्टोरियल, अनुपात को हमने गुणा में बदला तो ये हो जाएगा n-4 का फैक्टोरियल अपॉन फैक्टोरियल n बराबर 1/9। जैसा कि हम यहाँ पे देख सकते हैं n-4 का फैक्टोरियल n-4 का फैक्टोरियल कैंसिल हो गया है। अब यहाँ पे बचा है हमारे पास n-1 का फैक्टोरियल अंश में और हर में बचा है फैक्टोरियल n। क्योंकि n-1 से बड़ा है तो हम n को बाहर निकालेंगे तो हमारे पास बचेगा n-1 का फैक्टोरियल हर में। तो अंश का है n-1 का फैक्टोरियल, हर में से n को हमने फैक्टोरियल से बाहर निकाला तो हमारे पास फैक्टोरियल में बचेगा n-1 बराबर 1/9। n-1 फैक्टोरियल n-1 का फैक्टोरियल कैंसिल तो n बराबर आ गया। अब आते हैं प्रश्न 4 पर। मिसिसिपी शब्द के अक्षरों से बने भिन्न भिन्न क्रमचिह्नों में से कितनों में चारों आई एक साथ नहीं आते हैं? तो हमें शब्द दिया गया है मिसिसिपी, MISSISSIPPI। इससे बने क्रमचिह्नों के जितने भी विन्यास है उन्हें हमें ज्ञात करना है जहां 4 आई जो मिसिसिपी शब्द में है वो एक साथ नहीं आते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर मिसिसिपी शब्द में आई है 4, एस है 4 और पी है 2। प्रश्न है कि हमें उन क्रमचिह्नों की संख्या ज्ञात करनी है जहां चारों आई एक साथ नहीं आते हैं। तो पहले हमारे मिसिसिपी शब्द से बने विन्यासों की संख्या को हम ज्ञात करेंगे जहां पे आई की संख्या है 4, एस की संख्या है 4 और पी की संख्या है 2। तो मिसिसिपी शब्द से बने विन्यासों की संख्या हमारे पास हो जाएगी फैक्टोरियल 11, क्योंकि मिसिसिपी शब्द में जो टोटल हमारे पास अक्षर है वो है 11। तो फैक्टोरियल 11 बटे फैक्टोरियल 4 गुणा फैक्टोरियल 4 गुणा फैक्टोरियल 2, जहां 4 आई है, 4 एस है और 2 पी है। इनको हल करने से हमारे पास ज्ञात होता है 34,650। उसके बाद जब चारों आई एक साथ आते हैं तब हम उन चारों आई को एक अक्षर मान लेंगे। ये जो चारों आई हैं 1 2 3 4, इन चारों आई को एक अक्षर मान लेंगे। तो इस तरह से हमारे पास 11 जो कुल मिसिसिपी शब्द में अक्षर थे, चारों आई को हम घटाएंगे यानी कि -4 और इन चारों आई को हम एक अक्षर मान लेंगे तो हो जाएगा +1 और ये टोटल बराबर आएगा 8। तो यानी अब हमें जो अक्षर व्यवस्थित करने हैं वह 8 है, जहां हमने चारों आई को एक अक्षर मान लिया है। तो ऐसी परिस्थिति में जब चारों आई एक साथ आते हैं तब जो हमारे विन्यासों की संख्या हो जाएगी वह हो जाएगी फैक्टोरियल 8 बटे फैक्टोरियल 4 गुणा फैक्टोरियल 2, जहां फैक्टोरियल 4 यानी कि 4 एस है और 2 यानी कि 2 पी है। इनको हल करने से हमारे पास आता है 840।
अब जब चारों आई एक साथ आते हैं तब हमारे पास टोटल विन्यास बनते हैं 840। हमें प्रश्न दिया गया है कितनों में चारों आई एक साथ नहीं आते। जब चारों आई एक साथ नहीं आते हैं तब बने अभिष्ट विन्यासों की संख्या हो जाएगी मिसिसिपी शब्द से बने कुल विन्यासों की संख्या यानी कि 30,650। उसमें से हम उस संख्या को घटा देंगे जिसमें चारों आई एक साथ आए हैं, तो ये टोटल हमारे पास आ जाता है 33,810। यानी मिसिसिपी शब्द के अक्षरों से बने भिन्न भिन्न क्रमचियों में जहां चारों आई एक साथ नहीं आते हैं वहां कुल क्रमचियों की संख्या है 33,810। तो चलिए इस सत्र में हमने जो कुछ भी चर्चा की उस पर अब हम अपना एक मूल्यांकन करेंगे। पहला प्रश्न है क्रमचय किसे कहते हैं, यानी वस्तुओं को क्रम से व्यवस्थित करने के तरीके को हम क्रमचय कहते हैं जहां पर क्रम महत्वपूर्ण होता है। अगला प्रश्न है n विभिन्न वस्तुओं में से एक समय में r वस्तुओं को लेकर बनाए गए क्रमचयों की संख्या कितनी होगी जब वस्तुएं भिन्न भिन्न हैं, यानी कि आपके पास वस्तुएं क्या दे रखी हैं, अलग अलग दे रखी हैं, तब आपने n वस्तुओं में से एक समय में r वस्तुओं को लेकर बनाए गए क्रमचयों की संख्या को आपने ज्ञात करना है जो कि होती है NPR। NPR के सूत्र की व्युत्पत्ति के माध्यम से आप इसको ज्ञात कर सकते हैं। अगला प्रश्न है n विभिन्न वस्तुओं में से एक समय में r वस्तुओं को लेकर बनाए गए क्रमचयों की संख्या कितनी होगी जब वस्तुएं भिन्न भिन्न नहीं है, यानी कि सारी वस्तुएं क्या हैं, सेम है। तो यहाँ पर आपके पास हो जाएगा n की पावर r। n वस्तुओं के क्रमचयों की संख्या कितनी होगी जब k वस्तुएं क्या हैं, समान प्रकार की हैं। अब आपके पास वस्तुएं टोटल दी गई हैं जिसमें से k वस्तुएं हैं समान प्रकार की, जिसमें एक उदाहरण हमने किया था इलाहाबाद का। उसी प्रकार से आपने इस प्रश्न को हल करना है जहां पे फैक्टोरियल n अपॉन आपकी k वस्तुएं एक ही प्रकार की हैं, तो यह हो जाएगा फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल k। तो आज के सत्र में हमने चर्चा की कि क्रमचय की भूमिका और हमारे अपने वास्तविक जीवन में इसके क्या उपयोगिता है, यानी किसकी भूमिका। अगला गणना का आधारभूत सिद्धांत क्या है। क्रमचय जब सभी वस्तुएं भिन्न भिन्न हैं, क्रम गुणित संकेतन किस प्रकार लिखा जाता है और इसका प्रसार क्या होता है। क्रमचय जब सभी वस्तुएं भिन्न भिन्न नहीं है और इसी सत्र पर आधारित अभ्यास प्रश्नों को हल हमने किया है। अब इसी पर आधारित आपका गृह कार्य है इस सत्र का, जिसमें अपने कक्षा 11 के सभी विषय, आपके पास 5 विषय होंगे, उन विषय की जितनी भी पुस्तकें हैं उनको एक बुक शेल्फ में आपने व्यवस्थित करना है और व्यवस्थित करने के सभी विन्यासों को आपने ज्ञात करना है। यानी अपने कक्षा 11 की सभी विषय की पुस्तकों को एक बुक शेल्फ में व्यवस्थित करने के सभी विन्यासों की गणना प्रयोग एवं सूत्र के द्वारा करनी है। पहले तो आप प्रयोग करके देखेंगे वास्तविक में आपके पास कितने प्रकार के जो क्रम है वो आ रहे हैं और उसी को आपने सूत्र के द्वारा सिद्ध करने का प्रयास करना है। आज के इस सत्र में इतना ही, मिलते हैं अगले सत्र में दूसरे भाग के साथ। धन्यवाद।